गाइज व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएसएससी हो या फिर रेलवेज हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसमें से जो भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक हमने हिस्ट्री के सेपरेट कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पॉलिटी के डिस्कस किए हैं और कुछ मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको सारे वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बंसल ट्यूटोरियल के नाम से ही है। आपको यहाँ पे अभी तक जितने भी वीडियो हमने डिस्कस किया है उसका जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है टेलीग्राम पे। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो पर्सनली, अगर फॉलो करना चाहो तो फेसबुक पे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपने सजेशन को, ताकि हम वो चीज़ें एप्लीकेबल कर सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक ज़रूर किया करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करो। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, वो क्या है आज का पहला क्वेश्चन है। दो लिस्ट दिए हुए हैं, आपको इसमें से सही लिस्ट को आपको मैच लगाना है कि कौन सा कहाँ किसके साथ होगा। पार्ट 4A फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ है, पार्ट 8 जो है वो आपका यूटी में आता है, या पार्ट 9 है जो पंचायत में आता है, पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ में आता है। तो बताइए कौन सा सही है, किस तरह से लगेगा। देखिए ऑप्शन आपके ये हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। जब भी कोई क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे तो उसका आंसर ज़रूर सोचा करो, या कमेंट सेक्शन में लिखा करो, या किसी पेपर में ज़रूर लिखा करो। और वीडियो के एंड में देखा करो आप लोग कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। स्कोर कम आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, हम यहाँ रोज़ डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपका स्कोर इवेंचुअली इंक्रीज़ हो जाएगा। और जहाँ भी आपकी कमी रह गई है आप उस कमी को देखो ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, एक्ट के अनुसार इसको लागू किया गया। पार्ट 9 जो है वो पंचायत के बारे में बात करता है। पार्ट 9A जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार इसको लागू किया गया था, और पंचायत को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत लागू किया गया था। और पार्ट जो आपका 8 है वो यूटी के बारे में बात करता है। जैसा कि हमें पता है कि जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने वाले को लगने लगा कि हाँ इसमें कुछ ऐड ऑन और करना चाहिए, तो क्या किया गया, उसमें हर चीज़ें टाइम टू टाइम ऐड किया जाने लगा। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं पार्लियामेंट में। यहाँ पार्लियामेंट में अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहे हैं। तो 16 मेंबर, 10 मेंबर, 12 मेंबर और 14 मेंबर। तो बताइए कितने मेंबर हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, आपके नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका 14 मेंबर जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं पार्लियामेंट हाउस में प्रेसिडेंट के द्वारा। और इस 14 मेंबर में जो 12 जो होते हैं वो राज्यसभा के लिए होते हैं, और 2 मेंबर होते हैं आपके एंग्लो इंडियन से, और वो होते हैं आपके लोकसभा के लिए। अब सवाल ये उठता है कि एंग्लो इंडियन क्या है। तो एंग्लो इंडियन की जब आप बात करो तो एंग्लो इंडियन ऐसे लोग होते हैं जिसके कि आप जो माता पिता जो होते हैं, पिता जो होते हैं, मेल जो होता है वो ब्रिटिशर होता है, यूरोप से बिलोंग करता है या ब्रिटिश लैंड से बिलोंग करता है, और माँ जो होती है वो इंडियन होती है। तो उनसे जो 2 नस्ल से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ऐसा उनको लगा था कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता को कि एंग्लो इंडियन को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए हमारे राज्यसभा में। तो इस वजह से एंग्लो इंडियन के लिए कुछ सीट आरक्षित की गई, जो कि प्रेसिडेंट उस सीट पे लोगों को नियुक्त करते थे, नॉमिनेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हु अपॉइंट्स एंड डिसमिसेस द गजट ऑफिशियल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।
कौन केंद्र शासित के राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त और खारिज करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन ऐसा लोग है जो कि नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है गजेटेड ऑफिसर को? किसके पास इतना ज़्यादा पावर है? क्या लगता है आपको? प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, या होम मिनिस्टर या फिर फिनेंस मिनिस्टर? किसके पास है ये पावर? तो ये पावर है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है आपका यूनियन ऑफ इंडिया का। हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मतलब कि जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें लागू की जाती है इंडिया में, उनके नाम पे ही लागू की जाती है। सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं, और जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। और तो उनमें से ज़्यादातर लोगों को रिमूव करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहें तो अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार उसको हटा भी सकते हैं। और वो ऑफिस जो होल्ड करता है, जो भी बंदा को आप अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो जो ऑफिस होल्ड करते हैं, ऑफिस पे रहते हैं, अपने पद पे रहते हैं, वो प्रेसिडेंट के इच्छा अनुसार रहते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो गजेट ऑफिसर है आपका, जो यूनियन गवर्नमेंट का, वो अपॉइंट और डिसमिस किया जाता है, मतलब उनको नियुक्ति भी की जाती है और हटाया भी जा सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड का आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन इनैक्टेड इन इंडिया? भारत में सूचना का अधिकार जो है वो कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005 और 15 जून 2005, 15 जुलाई 2005। तो बताइए कब लागू किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को? तो आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो लागू किया गया था 15 जून 2005 को, और ये फोर्स में आया था, मतलब ये पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। इसका क्या एम था? तो इसका एम था सिटीजन को इंफॉर्मेशन का एक्सेस देने का अधिकार देना, ताकि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो सिटीजन को पता हो और गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी हो। क्या जो कुछ भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो सब कुछ पता चलता रहे आपके इन पब्लिक को, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हो। देखिए, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी किसी काम को लेके तो आप काम अपने मन के अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन आपको अगर जवाबदेही होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये काम किया तो क्यों किया। तो अब जो गलत करने का जो मन में टेंडेंसी होता है कि चलो इतना ये काम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, या ये काम ऐसे करेंगे तो चल जाएगा, तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आप सोच समझ के कोई काम करोगे। जैसे देखो कि कोविड-19 की जो सिचुएशन आई थी तो उसमें फंड्स इकट्ठा किया था गवर्नमेंट ने। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई आपने जो ये फंड्स इकट्ठा किया है उसका आपने कहाँ कहाँ खर्च किया आप बताइए, तो गवर्नमेंट ने इसको बताने से मना कर दिया। और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि देखो ये लोगों का ही पैसा है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कहाँ पे खर्चा हुआ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ही पब्लिक ने डिमांड किया था कि भाई बताओ कहाँ खर्चा किया गया कोविड-19 के फंड्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Indian Constitution, the vacancy in the office of President of India shall be filled within। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइम पीरियड दिया गया है प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए, कितना दिया गया है? 1 मंथ का दिया गया है, 6 मंथ का दिया गया है, या 3 मंथ्स का, या 1 ईयर का? तो बताइए क्या ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि सही है? तो ये जो ऑप्शन है आपका बी, मतलब 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल कर देना चाहिए। ये आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है, इतने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्या होनी चाहिए? फिल हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। जो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है, वो कब जारी कर सकता है, कब तक, मतलब वो फोर्स में कब तक रहेगा, कब तक लागू रहेगा आपके देश में? फॉर 3 मंथ, 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, और इनडेफिनेटली कितने टाइम पीरियड के लिए ये लागू रहेगा बताइए आप? प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है आपका,
तो जो ऑर्डिनेंस है आपका वो रहेगा आपका 6 मंथ के लिए लागू रहेगा। और जो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जारी करने का, वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। गाइस देखिए, जो ये आर्टिकल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल से एक ना एक सवाल आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो हम एक एक वीडियो में डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आपके जो आर्टिकल वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाए और आपको लर्न हो जाए चीज़ें। देखो, एक दिन में लर्न नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़े थोड़े आर्टिकल्स देखोगे तो आपको इवेंचुअली वो चीज़ें याद हो जाएगी। तो आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है कभी भी अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस हो तो। देखो क्या होता है, कई बार राज्यसभा और जो लोकसभा है वो सेशन में नहीं बैठती है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है। तो उस समय अगर देश में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए कि तुरंत किसी नए रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत हो, नए लॉज की ज़रूरत हो, तो उस समय भी कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए जो कि लॉज को, रूल्स रेगुलेशन को क्या करे, लागू कर सके। तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो अगर पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो उस केस में आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या कर सकता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है, लोगों को बोल सकता है कि भाई तुम ऐसा करो, सिचुएशन ऐसी होगी तो ऐसा करना है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है कब तक लागू रहेगा, तो आपका देखिए 6 वीक तक, मतलब अगर आपका पार्लियामेंट आज बैठी है तो आज से 6 हफ्ते के अंदर इस ऑर्डिनेंस पे पार्लियामेंट की जवाबदेही, पार्लियामेंट इसको हाँ या ना कह के बता देगी इसको लागू रखना है या नहीं रखना है, बहुमत से इसको पारित कर देगी। अगर पार्लियामेंट अगर नहीं इसे बहुमत से नहीं पारित करती है तो ये जो ऑर्डिनेंस है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इसको जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो कभी भी अपने मन से इसको वापस भी ले सकते हैं। पार्लियामेंट शुरू नहीं हुई है लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिकल अब खत्म हो मतलब ये ऑर्डिनेंस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इसको वापस ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। लेकिन पार्लियामेंट से इसको 6 हफ्ते के अंदर क्या है, अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अगर पार्लियामेंट जिस दिन से बैठ रही है उस दिन से 6 हफ्ते के अंदर। और अगर आप बात करो 6 मंथ की, तो यहाँ 6 मंथ आंसर इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है 2 पार्लियामेंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 6 मंथ का। मतलब आज कोई पार्लियामेंट में कोई बैठक हुई है और दूसरी जो बैठक होगी वो कम से कम 6 महीने के अंदर एक बैठक हो जानी चाहिए। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होगी, क्योंकि ये रूल ही है कि 6 महीने के अंदर आपको एक बैठक तो करनी है। तो इसलिए लिखा गया कि 6 महीने के अंदर ऑर्डिनेंस पे आपका जो है पार्लियामेंट का रजामंदी आ जानी चाहिए, नहीं तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट के 6 हफ्ते के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, 2nd शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल और 4th शेड्यूल। तो बताइए कौन से शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को एड ऑन किया गया। दल बदल विरोधी कानून, तो ये जो है वो आपका 10th शेड्यूल के अंदर लागू किया गया था। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर लागू किया गया था बताइए आप कमेंट सेक्शन में। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी एंटी डिफेक्शन लॉ की, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बीता गया तो उस समय क्या बहुत ज़्यादा लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाने लग गए। लोग क्या करते थे, अपने पार्टी को बहुमत में लाने के लिए क्या करते थे, पैसा देके एमएलए को खरीद लेते थे। एमएलए पैसे की लालच में आ जाते थे या फिर और किसी लालच में एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में आने जाने लगे थे। तो उससे क्या हुआ था, एक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। तो इसकी वजह से एक नया जो है शेड्यूल डाला गया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंतर्गत क्या था कि कोई अपने पार्टी को नहीं चेंज कर सकता है। तो बताइए क्या है, और कुछ रूल्स रेगुलेशन थे अपने पार्टी को चेंज करने की, वो भी अपने हम किसी कमिंग लेक्चर में आपका कवर अप कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेन जुरिस्डिक्शन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ग्लोबल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो फॉरेन जुरिस्डिक्शन है वो किस लिस्ट में ऐड किया गया है 7th शेड्यूल के अंदर, बताइए क्या आंसर है जो इसका सही है। तो इसका आंसर है आपका यूनियन लिस्ट के अंदर डाला गया है फॉरेन जुरिस्डिक्शन को। तो फॉरेन जुरिस्डिक्शन, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन आर पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट।
तो जो फेडरल सिस्टम जो आपका होता है, देयर हैज़ बीन ए क्लियर डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। संघीय ढांचा जो होता है उसमें स्टेट और आपका सेंट्रल के बीच में क्लियर कट पावर का डिवीज़न होता है, जिसको पता होता है कि सेंट्रल को क्या करना है और स्टेट को क्या करना है। दोनों को अपने अपने पावर का पता होता है ताकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। तो इसलिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में अपनाया गया। आप ये बताइए फेडरल सिस्टम कौन से देश से लिया गया है? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे देश से बोरो की है, तो फेडरल सिस्टम बताइए कौन से देश से बोरो किया गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑर्गेनाइज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन प्रोसेस का जो है आपका इलेक्शन का जो प्रोसेस है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका आंसर कौन है? कौन ऑर्गेनाइज करता है इलेक्शन आपका पोस्ट जो है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए? तो आपका आर्टिकल 324 के अंदर जो बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऑथराइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो अपने सुपरिटेंडेंस में, अपने सुपरवाइजरी के अंदर डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे किसके इलेक्शन को? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। तो सिर्फ ये प्रेसिडेंट के ही इलेक्शन नहीं कराते हैं, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, तो एवरी स्टेट, तो इन सब चीज़ों का भी ये क्या करते हैं, इलेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? 1, 2, 3 हमने एक ऑर्डिनेंस का जो जारी करने का अधिकार है तो वो आपने यहाँ पे पढ़ा, और दूसरा आपने पढ़ा 3, 2, 4 जो कि इलेक्शन करवाता है प्रेसिडेंट। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी को 1, 2, 3 करवाना, मतलब भगा देना 1, 2, 3 बोल करके, ठीक है। तो वो 1, 2, 3 भगाएगा कौन? प्रेसिडेंट जी भगाएंगे। क्या करके? ऑर्डिनेंस पारित करके। किसी को आप भगाओगे तो कोई ना कोई रूल्स बना के भगाओगे ना, तो रूल्स कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। किसके अंदर बनाएगा? 1, 2, 3। और इसी का रिवर्स कर दो तो ये जो प्रेसिडेंट है इसको रखेगा कौन? तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके अंदर? तो 3, 2, 4, जस्ट ऑपोजिट, 1 की जगह पे बस 4 आ जाएगा, तो 3, 2, 4 हो गया। आई होप आपको ये याद हो जाए इस ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा ये है जो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो बताइए कौन सा ऐसा राइट है जो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है? तो आपका राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो आर्टिकल 31 के अंदर इसको राइट टू प्रॉपर्टी को डाला था आपका फंडामेंटल राइट में, लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से अबॉलिश कर दिया गया और इसको बना दिया गया क्या? लीगल राइट। 300A आर्टिकल के अंदर पार्ट आपका 8 के अंदर। तो बताइए क्या ये जो लीगल राइट है और आपका जो फंडामेंटल राइट है तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में आपका डिफरेंस है कि लीगल राइट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर आपका लीगल राइट का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, बल्कि कोर्ट की हायरार्की फॉलो करोगे। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओगे, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाना है हाई कोर्ट में जाना होगा, लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते आप। लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कि आप बोल सकते हो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर एक्शन लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट आपके सारे मैटर को इंटरटेन भी करेगा। लेकिन अगर आपके लीगल राइट का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपको बोलेगा कि भाई मैं इसको डायरेक्टली इंटरटेन नहीं करूँगा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, आप पहले अपनी नीचे वाले कोर्ट पे जाए, उससे बात करें, वो वहाँ पे कुछ नहीं होता है तब मेरे पास आना। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको हायरार्की का फॉलो करना पड़ेगा कोर्ट का। तो गाइस बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करो यार, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना जरूर चैनल को। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।